अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13 रियल एनालिसिस 1। तो आज हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम और इनवर्स फंक्शन थ्योरम। ये हमारा लास्ट लेक्चर भी है और लास्ट टॉपिक भी है। जो हमारे कोर्स कंटेंट थे तो उनको हमने बिल्कुल कंप्लीट किया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या होता है? तो एक हमारे पास फंक्शन है, तो ये 2 वेरिएबल्स के लिए लिखा हुआ है ना, तो इसको आप जनरलाइज करके 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 वेरिएबल्स है। R2 जो है वो हमारे पास डोमेन है, रेंज जो है वो R है। तो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, कैपिटल f ऑफ एक्स वाई, 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो ये फंक्शन, इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल का क्या मतलब होता है कि वो फंक्शन, ये जो कैपिटल f है, ये डिफरेंशिएबल भी है और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस भी है। तो इसमें जो आपके पास डेरिवेटिव्स है ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, वो दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल हैं। और वो जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, वो कंटिन्यूस भी हैं। ठीक है, तो इस चीज को कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल कहते हैं कि जो इसके डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस भी होंगे। तो अगर हमारे पास कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक पॉइंट है R2 प्लेन के अंदर, सच दैट के इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नंबर, हम ऑब्वियसली रेंज सेट जो है वो रियल नंबर्स में से है, तो हमारे पास कोई रियल नंबर होगा। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर नॉन जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस केस में इस पॉइंट के अबाउट एक नेबरहुड ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स जो है अगर सफिशिएंटली क्लोज हो एक्स नॉट के, तो हमारे पास एक y ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, और ये जो y होगा ये x का कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है किसी पॉइंट पे नॉन जीरो हो जाए, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? उस केस में इस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में, ये बेसिकली आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी है, या ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू जी है। ई की पावर में एक्स वाई पड़ा हुआ है तो उसको एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर सकते ना। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जिसमें हम y को x की फॉर्म में लिख सकते हैं या x को y की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हमें यही बताता है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, उसमें अगर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो आ जाए, तो उस वेरिएबल में आप जो है फंक्शन को लिख सकते हैं। तो आप ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई था ना आपके पास, उस इक्वल टू सी, ये जो था इसको आप अब इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होगा एक्स वेरिएबल। ठीक है, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो होगा, उस वेरिएबल में आप फंक्शन को लिख सकते हैं, आप उस वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम जो है वो ये चीज बताता है। तो यहाँ पे यही चीज रिमार्क में भी मैंने लिखा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम ये बताता है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से नॉन जीरो है, तो हम y को लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस वाले फंक्शन। और अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नॉन जीरो होता, तो तब हम x इक्वल टू एफ ऑफ y लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा उसमें हम सेपरेट कर सकते हैं, बाकी वेरिएबल्स को उसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था ना 2 वेरिएबल्स में। तो इसी तरह से अगर आपके पास ये 3 वेरिएबल्स में, अगर आपके पास एक जो है एक फंक्शन है आपके पास 3 वेरिएबल्स में, आपके पास है कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई और जी। तो जो थ्योरम लिखा हुआ है वो मैंने 2 वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, इसको जनरलाइज करके आप 3 वेरिएबल्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू सी, ठीक है, तो अगर आपके पास एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जो है इसका नॉन जीरो आ, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो वेरिएबल था हमारे पास जी।
अगर हमारे पास ये जो है पार्शल एफ बाई पार्शल जी जो है ये हमारे पास नॉन जीरो है, ये हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इस केस में इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या कहता है कि ये z को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो फंक्शन है इससे हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास ये हमारे पास कैपिटल एफ था, अगर ये हमारे पास क्या हो कि ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी जो है वो नॉन जीरो आ जाए, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है उसी वेरिएबल में हम सेपरेट कर सकते हैं उसको, जो है बाकी वेरिएबल्स वाले फंक्शन को उस वेरिएबल में हम लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम जो है वो ये चीज हमें बताता है। बाकी ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम है इससे हम जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो होती है वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल में फंक्शन है, तो अगर इस फंक्शन को हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वालिटी है ना, दोनों साइड्स पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा हमारे पास पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1, वो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy ओवर dx। राइट साइड पे इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 0। अब इसको राइट साइड पे ले जाए तो ये नेगेटिव ये हो जाएगा, तो यहाँ से dy ओवर dx हमारे पास ये आ गया। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम में हमारे पास क्या कंडीशन थी कि ये पार्शियल डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये जो नीचे वाला पार्शियल डेरिवेटिव है ये ऑब्वियसली नॉन जीरो है, तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम से हमारे पास ये जो फंक्शन था ना, इस फंक्शन से ये इम्प्लिसिट जो डेरिवेटिव है dy बाई dx वो उसका ये फार्मूला आ गया। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फंक्शन लिखा होगा इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और ये फार्मूले में पुट कर। ये फार्मूला क्या कहता है कि ये जो नीचे वाला dx है इसके अगेंस्ट यहाँ ऊपर आ जाएगा कैपिटल fx के, ये आपके पास पार्शियल f बाई पार्शियल x है, और अगर ये ऊपर dy है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा पार्शियल f बाई पार्शियल y। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला यूज करके आप इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करते हुए आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये जो बेसिक है आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसको सिंप्लीफाई करके फिर dy बाई dx आप कैलकुलेट करें। तो अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स में फंक्शन होगा, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है ना कि 3 वेरिएबल्स में हो, अगर z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नॉन जीरो हो तो z इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई हम लिख सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम से। तो अगर दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 वो क्या आ जाएगा 1, और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमने इसमें ये बताया कि z जो है उसको हम x और y वेरिएबल में लिख सकते हैं कि z जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, y का हमें नहीं पता कि वो x पे डिपेंड कर रहा है नहीं, तो एज अ कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो उसके बाद पार्शियल एफ बाई पार्शियल z और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ गया राइट साइड, c का डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया, पार्शियल एफ बाई पार्शियल x आ गया, ये 0 हो गया, और ये चीज ये लिख दी हमने, इसको राइट साइड पे ले गया, तो यहाँ से पार्शियल z ओवर पार्शियल x जो है वो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इसी तरह से पार्शियल z ओवर पार्शियल y कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो अगर इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, क्या वहां से फिर हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो देखिए पार्शियल z ओवर पार्शियल x का फार्मूला क्या है कि नीचे पार्शियल x है तो ऊपर कैपिटल एफ एक्स है, ऊपर पार्शियल z है तो नीचे एफ जी है, नीचे पार्शियल y है ऊपर एफ वाई है, ऊपर पार्शियल z है तो नीचे एफ जी है, ठीक है। तो ये क्रॉस में इस तरह से होता है, तो बाय माइनस से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से आप डायरेक्ट ये फार्मूले यूज करके पार्शियल डेरिवेटिव जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम से कर सकते हैं। इसके आगे ये एग्जांपल है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है डी वाई ओवर डी एक्स हमने कैलकुलेट। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आप वैसे अगर इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम ना अप्लाई ना करें तो क्या करें, दोनों साइड्स पे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर dy ओवर dx हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके फिर dy ओवर dx कॉमन लेके वहां से आपके पास dy ओवर dx आ जाएगा। अदरवाइज ये सिंपल आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल f ऑफ xy बनाना है, आप क्या करेंगे
इस पूरी इक्वेशन ये इसको राइट से लेफ्ट साइड पे ले आए और इक्वल टू 0 बना दें, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6xy हो जाएगा। ये हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई आ गया इक्वल टू 0 आ गया। सी जो है वो हमारे पास 0 है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया, ये हमारे पास आ गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स का फार्मूला क्या है, माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू पुट की, एफ वाई की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब सेकंड ये है हमारे पास 3 वेरिएबल्स में फंक्शन है, इक्वेशन है ये, इसमें हमने पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई कैलकुलेट करना। तो इस पहले फंक्शन बना लिया एफ ऑफ एक्स वाई जी, तो ये 1 को लेफ्ट साइड पे ले आया तो वो -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जी आ गया। अब इसमें हमने एफ एक्स ले लिया, एफ वाई ले लिया, एफ जी ले लिया, तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई लेने हैं, तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स का ये फार्मूला है, एफ एक्स की वैल्यू पुट की, एफ जी की वैल्यू पुट की, ये आ गया। इसी तरह से पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई कैलकुलेट। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम से ये बहुत ज्यादा इजी हो गया, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते दोनों साइड्स को, फिर वहां से पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स कॉमन लेके वो फिर आप आंसर निकालते, फिर वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते, फिर पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई कॉमन लेते, वहां से आंसर आप निकालते। तो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम से आप इजीली जस्ट ये पार्शियल डेरिवेटिव्स लें और ये फार्मूले पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की ये पावर है। तो नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन थ्योरम। उसके लिए पहले हम स्टडी करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो एक फंक्शन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं कि वो इन्वर्टिबल होगा अगर फंक्शन एफ जो है वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव फंक्शन का मैंने आपको पहले बताया हुआ है मिड टर्म्स पहले के, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन, और 1 1 फंक्शन कौन सा होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैप करे, और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसका रेंज सेट जो है, इमेज सेट जो है वो ये पूरे रेंज सेट के इक्वल आ जाए, जिसका इमेज जो है पूरे रेंज सेट के इक्वल आ जाए। तो जो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा उसके इनवर्स को हम एफ की पावर -1 से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और इसमें एक चीज आपने ये याद रखनी है कि एफ इनवर्स एक्स जो है वो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होता। ठीक है, कि एफ इनवर्स एक्स जो है वो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होता, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो आपके पास अगर कोई फंक्शन गिवन है एक वेरिएबल में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका इनवर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसका मेथड है। इसमें आपने क्या करना है कि पहले x और y को इंटरचेंज कर देना है। इस इक्वेशन में x और y को इंटरचेंज कर देना है, कि यहाँ जो x लिखा हुआ है इसकी जगह आपने y लिख देना है, और यहाँ जो y लिखा हुआ है इसकी जगह x। ठीक है, इसकी जगह आपने x लिख देना है और इसकी जगह y। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू एफ ऑफ y। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x इक्वल टू एफ ऑफ y। अब ये जो इक्वेशन आ गई है इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, y वेरिएबल के लिए। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे y के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे y वेरिएबल, x इक्वल टू एफ ऑफ y को हम सॉल्व करेंगे y के लिए। वो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, f इनवर्स x। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है इनवर्स कैलकुलेट। तो इसकी आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की हुई है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये फंक्शन है 4x - 5, इसमें हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली ये फंक्शन जो है लीनियर फंक्शन है, इन्वर्टिबल है क्योंकि बाइजेक्टिव है, इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, वो हमारे पास है 4x - 5, तो y इक्वल है 4x - 5। तो पहला स्टेप क्या था कि हमने x और y को इंटरचेंज कर देना है, तो y की जगह x लिख देना है और x की जगह y लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4y - 5। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है किसके लिए, y के लिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे y के लिए, इस -5 को इधर ले जाएंगे तो ये x + 5 हो जाएगा 4y। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, x + 5/4। तो हमारे पास ये जो y की वैल्यू आ रही है ये क्या होता है, f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x हमारे पास आ गया x + 5/4। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन था इसका इनवर्स हमारे पास ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास एक जो है फंक्शन है, इसका हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है। ये भी आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर आपको कहा जाए कि आप पहले इसको चेक करें कि बाइजेक्टिव है तो फिर आपने चेक करना है, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका इनवर्स कैलकुलेट।
तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वेशन ली, एफ ऑफ एक्स ये है तो y इक्वल टू ये चीज़ थी ना हमारे पास। अब इसमें x और y को इंटरचेंज किया, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा। x इक्वल टू वाई प्लस 2 ओवर 3y माइनस 7। इसको हमने इस इक्वेशन को y के लिए हमने सॉल्व करना है। क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 3y माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 3xy माइनस 7x, राइट साइड पे y प्लस 2 हो गई। ठीक है, अब ये जो y वाली टर्म है इसको उधर ले गया, x वाली टर्म्स को इधर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से y कॉमन लिया तो 3x माइनस 1 इंटू वाई आ गया और ये इक्वल है 2 प्लस 7x। इससे डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो यही हमारे पास क्या होता है, f इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट ये रिमार्क है कि जो f ऑफ x की डोमेन होती है वो f इनवर्स x की रेंज होती है, और जो f x की रेंज होती है वही f इनवर्स की डोमेन होती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। f की डोमेन f इनवर्स की रेंज होगी और f की रेंज f इनवर्स की डोमेन होगी। जैसे ये वाली एग्जांपल थी, इसमें अगर आप f की डोमेन देखें तो f की डोमेन में हम x की जगह जो है वो हम क्या नहीं पुट कर सकते, 7/3 नहीं पुट कर सकते क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा ना। x की जगह अगर 7/3 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होकर 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। तो x की डोमेन क्या है कि ये f की डोमेन क्या है कि इसमें हम 3/7 जो है वो पुट नहीं कर सकते। तो f इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी कि उसमें 3/7 नहीं है, बाकी सारे रेंज इनवर्स। ठीक है, तो f इनवर्स की अगर डोमेन देखें तो वो हमारे पास क्या है कि इसमें हम 1/3 नहीं पुट कर सकते। तो f की रेंज क्या होगी कि इसकी रेंज में 1/3 नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो जो f की डोमेन होती है वो f इनवर्स की रेंज होगी और जो f की रेंज होगी वो f इनवर्स की डोमेन होगी। तो नेक्स्ट हमारा ये इनवर्स फंक्शन थ्योरम है। तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम जो है वो बेसिकली हमें एक कंडीशन देता है कि किस कंडीशन के अंडर जो है वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, फंक्शन का जो फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा। इनवर्स फंक्शन थ्योरम जो है वो हमें एक कंडीशन देता है कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सफिशिएंट, जो स्मॉलेस्ट कंडीशन जो है वो ये है, इस कंडीशन को अगर फंक्शन सेटिस्फाइड करता होगा तो फंक्शन हमेशा इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम गिव्स अ सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब कि काफी या सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल आपके पास कंडीशन हो सकती है फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। वो कंडीशन क्या है कि डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए उस पॉइंट। तो फंक्शन जो है वो कब इन्वर्टिबल होगा किसी पॉइंट के ऊपर, अगर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस हो और वो डेरिवेटिव नॉन जीरो भी होना चाहिए। डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ प्राइम कंटिन्यूस होना चाहिए और डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए कि एफ प्राइम जो है वो उस पॉइंट पे नॉन जीरो होगा। तो तब फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा उस पॉइंट के नेबरहुड में, किसी ना किसी नेबरहुड में जरूर इन्वर्टिबल होगा उस पॉइंट के। तो ये उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट लिखी हुई है। एक हमारे पास फंक्शन है किसी इंटरवल सबसेट ऑफ आर से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, अगर ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो यही कंडीशन है कि डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है और उसके साथ कंडीशन क्या है कि डेरिवेटिव पॉइंट के ऊपर नॉन जीरो है। ठीक है, तो तब फंक्शन जो है वो एफ जो है वो इन्वर्टिबल होगा इन अ नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है कि डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है और डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तो उस केस में फंक्शन हमेशा इन्वर्टिबल होगा इस पॉइंट ए के किसी नेबरहुड में। ठीक है, एक नेबरहुड ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता होगा जहां पे फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा ये चीज भी हमारे पास है कि जो इनवर्स होगा वो भी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा। ये जो फंक्शन एफ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल था, इसका जो इनवर्स आ रहा होगा वो भी उस नेबरहुड में कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल भी होगा, कि उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और वो जो डेरिवेटिव आएगा एफ इनवर्स का वो भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, और उसके लिए आपके पास ये फार्मूला भी एग्जिस्ट करेगा कि आप उस इनवर्स का डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करें तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होगा कि एफ इनवर्स का डेरिवेटिव बी के ऊपर, बी जो है वो बेसिकली एफ ऑफ ए के इक्वल होगा जहां पे ये डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है। तो इस एफ इनवर्स का डेरिवेटिव बी के ऊपर जो है वो इक्वल होगा एफ इनवर्स का डेरिवेटिव जो है वो ये चीज तो यही लिखी है ना, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव बी के ऊपर जो है वो बेसिकली इक्वल आएगा 1/f प्राइम ऑफ ए। ये जो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा था वहीं पे उसका डेरिवेटिव
तो बेसिकली ये ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ से बी एफ ऑफ ए के इक्वल है, एफ इन्वर्टिबल है तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इनवर्स बी। यहाँ से आपके पास ए क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बी। दोनों साइड्स पे एफ इनवर्स अप्लाई कर देना क्योंकि एफ इन्वर्टिबल है, तो एफ इनवर्स बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए। तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स बी। तो अगर आपने एफ इनवर्स का डेरिवेटिव बी के ऊपर लेना है तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। आपने लेना है एफ इनवर्स का डेरिवेटिव बी के ऊपर, तो वो आपके पास ये फार्मूला है कि 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ एफ इनवर्स बी, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपके पास। इनवर्स फंक्शन थ्योरम को यूज करते हुए आप इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट इनवर्स फंक्शन कैलकुलेटिंग। आपने इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट नहीं करना, आपने जो फंक्शन एफ गिवन है उसका डेरिवेटिव यूज करते हुए आपने उसके एफ इनवर्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन से। इसकी आगे एक तो एग्जांपल्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमारे पास पैराबोला है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। इसमें डोमेन में क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 गिवन है। हमने क्या करना है कि f इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है 6 के ऊपर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जैसे इसमें था ना कि आपने b के ऊपर जब डेरिवेटिव लेना है ना तो आपको क्या चाहिए कि इस b का प्री इमेज चाहिए, f इनवर्स b चाहिए, f इनवर्स b की वैल्यू चाहिए ना हमें। जब ये डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो f इनवर्स b की वैल्यू चाहिए। तो b यहाँ पे क्या है 6 है, तो हमें f इनवर्स 6 चाहिए, तो 6 का प्री इमेज चाहिए। तो क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसको 6 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही 6 का प्री इमेज होगा ना। अब ये हमारे पास 5x के प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई, अब x पॉजिटिव था तो x 1 आ गया, ठीक है। तो अब x की जगह 1 पुट करें तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 का प्री इमेज जो है वो बेसिकली हमारे पास 2 थी, हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना था। तो 6 का हमारी डोमेन में प्री इमेज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो f इनवर्स 6 जो है वो 1 आ गया, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ 1 हमने लेना है, वो हमारे पास एफ प्राइम एफ इनवर्स का डेरिवेटिव 6 के ऊपर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव लिया इसका 10x प्लस 1 आ गया, 1 पुट किया तो हमारे पास 11 आ गया। तो एफ इनवर्स का डेरिवेटिव 6 के ऊपर फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 6 आ जाएगा। ये फार्मूला हमने यूज किया, जो हमने ये फार्मूला कहा हुआ था ना, ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करें। एफ इनवर्स ये बी की जगह हमने 6 पुट करना है, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव 6, राइट साइड पे 1 ओवर एफ प्राइम एफ इनवर्स ऑफ 6। अब एफ इनवर्स ऑफ 6 हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास 1 आया, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ 1, तो एफ प्राइम 1 हमने कैलकुलेट किया 11, तो 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ 1 हमारे पास 1 ओवर 11 आ गया। तो इम्प्लिसिट ये इनवर्स फंक्शन थ्योरम से हमने ये डेरिवेटिव कैलकुलेट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और ये चीज गिवन है कि f ऑफ -2 जो है वो -14 के इक्वल है, ये चीज गिवन है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि f इनवर्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है -14 के ऊपर। तो f इनवर्स का डेरिवेटिव -14 पे जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ f इनवर्स ऑफ -14, ये फार्मूला है। अब f इनवर्स ऑफ -14 कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो f इनवर्स ऑफ -14 क्या हो जाएगा, -2, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, इसकी जगह -2 पुट कर लिए। तो अब क्या करना है, सिंपल ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है -2 के, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, -2 पुट किया 9 आ गया, तो फार्मूले में पुट किया 1 ओवर 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/9। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 6 डिग्री का पोलिनोमियल है, f ऑफ 1 जो है 8 के इक्वल गिवन है, हमने इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है 8 के, ठीक है। तो डेरिवेटिव फंक्शन का लिया वो हमारे पास ये आ गया। तो एफ इनवर्स का डेरिवेटिव 8 के ऊपर फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 8 के इक्वल है। तो 8 का प्री इमेज लेना है, तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि 8 का प्री इमेज क्या है, 1 है, क्योंकि 1 का इमेज जो है 8 है, तो 8 का प्री इमेज 1 होगा। तो 8 का प्री इमेज 1 है, तो एफ इनवर्स 8 की जगह 1 लिख लिया। तो 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ 1 लेना है, 1 ओवर एफ प्राइम ये लिया हुआ है, इसमें 1 पुट करें तो 6 प्लस 20 ये हमारे पास 1 ओवर 26 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम भी हो गया और इनवर्स फंक्शन थ्योरम भी मैंने आपको करा दिया, इनके एग्जांपल्स भी करा दिए। तो ये हमारा सिलेबस था, इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो हमारे ये सिलेबस कवर है।